तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कंटिन्यू करना है दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखो, अगर हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो सब्सटेंसेज हैं उनकी जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होती है दैट इज +2। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, लेकिन इनका जो आयनिक करेक्टर है वो लेसर आयनिक देन एल्कली मेटल्स होगा। उसका लॉजिक अगर समझना है तो हॉजन्स रूल अप्लाई करेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो आयन है उनका चार्ज +2 है और साइज नॉर्मली छोटा है, तो उसमें मोर कोवलेंट करेक्टर परफॉर्म होगा। इसलिए एल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है या बेटर टू से आयनिक करेक्टर कम होता है। बट फिर भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली आयनिक करेक्टर के होते हैं। इसमें दो जगहों पे थोड़े एक्सेप्शंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में साइज और छोटा होने की वजह से कोवेलेंट करेक्टर और ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, जबकि बाकी के केस में यहाँ पे आयनिक करेक्टर डोमिनेटली काम करेगा। इसके बाद अगर कंपाउंड्स की बात स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स देख लो। द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है कि बेरिलियम को डायरेक्टली ऑक्सीजन से बर्न करा के बेरिलियम ऑक्साइड नहीं बनाते, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड का जो सॉरी एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो रॉक, बाकी सबके स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है, अगर ध्यान से समझना है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं NaCl टाइप, अगर सिंपल तरीके से समझना है, या फिर सॉलिड स्टेट के टाइम पे इसको और डिटेल में देखेंगे। So alkaline earth metal oxide burns with the oxygen to form monoxide, which except beryllium oxide have the rock salt structure. Rock salt structure का मतलब हुआ क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो NaCl टाइप का मतलब हुआ कि हर M2+ के सराउंडिंग में 6 ऑक्साइड आयन होंगे और हर ऑक्साइड आयन के सराउंडिंग में 6 M2+ हो जाएंगे। बेरिलियम ऑक्साइड का बस ये स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड के केस में प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर काम करने लगता है, तो उसका बिहेवियर मोर और लेस कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाता है। इन सारे सब्सटेंसेस की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो नॉर्मली हायर वैल्यू होती है, इसलिए थर्मली हीट स्टेबल होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। बाकी एलिमेंट्स जो है वो आयनिक कैरेक्टर फॉलो करेंगे, और इसीलिए जैसे ही वो वाटर से रिएक्ट करेंगे तो दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होंगे। इंपॉर्टेंट बात है स्पैरिंगली सॉल्युबल, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। अब जो सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का कैरेक्टर है, तो सॉलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड्स के केस में सॉलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर तीनों जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। द alkaline earth metal hydroxides are however lesser basic and lesser stable than the alkali metal hydroxides। और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जो कैरेक्टर है वो एम्फोटेरिक होता है और एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट करता है, और दोनों के रिएक्शन देखो नीचे दी हुई है। ये पॉइंट आपको जरा ठीक से लिख लेना है एक बार। अब देखो, अल्काइन अर्थ मेटल में अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसको अच्छे से याद रखना है, तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न। दूसरा केस देखेंगे लेटिस एनर्जी, तो डाउन द ग्रुप नॉन कंपेरेबल साइज होने की वजह से लेटिस एनर्जी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लेटिस एनर्जी जो है वो कम होते हुए जाएगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन कंपेरेबल साइजेस होने की वजह से लेटिस एनर्जी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा होगी। लेटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसकी सॉलिबिलिटी इन वाटर कम हो जाएगी, क्योंकि लगभग हाइड्रेशन एंथैल्पी एक जैसी आ जाएगी, क्योंकि सब +2 वाले साइजेस हैं। तो डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी इन वाटर इंक्रीज करेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉलिबल है, इसलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो नीचे वाले 3 फिनोमेनन तो आप लेटिस एनर्जी से एक्सप्लेन कर पाओगे, ऊपर वाला फिनोमेनन थोड़ा उसको काउंटर एक्ट कर रहा है, तो वो उसके बेसिकली लेटिस स्ट्रक्चर से ज़्यादा डिफाइन कर पाएंगे हम लोग, तो उसको डायरेक्टली याद रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। इसके बाद आपको एक बात बताया कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, तो ये बेस और एसिड देखो दोनों से रिएक्ट कर रहा है, उसके कंपाउंड याद रखना है। देन कम्स टू द हैलाइड्स। हैलाइड्स के केस में देखो, एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्राइड ऑल द अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक इन नेचर। तो सारे के सारे जो हाइड्राइड हैलाइड्स हैं वो आयनिक कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं। बेरिलियम हैलाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और ये नॉर्मली सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है। और फिर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर सिखाया था, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इसमें, याद आया आपको? इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा और सही से बनाऊं नीचे,
एक बार फिर से देखो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो BeCl2 का अगर हम पॉलीमरिक फॉर्म बनाएंगे, तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, एक तरफ से कोवलेंट बॉन्ड बनता है और एक तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, राइट। ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, तो इधर से कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। हर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 हो जाएगा और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और ये BeCl2 का सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म में ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और मोनोमरिक फॉर्म जो है उसकी वो लीनियर होती है, BeCl2 sp हाइब्रिडाइज। ये इसका वेपर फॉर्म है और यहाँ पे इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर इसी का लिक्विड स्टेट का फॉर्म लिखेंगे तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लाइक दिस। तब बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये BeCl2 का लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो पॉलीमरिक फॉर्म में दे रखा है। सो बेरिलियम क्लोराइड इन द चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म a chloro-based dimer which dissociates into linear monomer at the high temperature of the order of 1200 Kelvin। अगर और प्रिसाइसली लिखा जाए तो BeCl2 का एक डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एक मोनोमर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो ये जहाँ पे हमने BeCl2 वेपर फॉर्म लिखा है, ये हाई टेम्परेचर का हो गया। और अगर BeCl2 लिक्विड फॉर्म है या BeCl2 की वेपर फॉर्म लो टेम्परेचर पे है, तो ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि मैंने लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाया, वैसे आगे बॉन्ड कनेक्ट करते चले जाओ, ये दोनों तरफ से बॉन्ड कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ध्यान रखना है 3D स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये बॉन्ड वाले फीचर्स हमने केमिकल बॉन्डिंग टाइम डिटेल में सीख रखे हैं। इसका टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्राइड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो मैग्नीशियम से स्ट्रॉन्शियम की तरफ अगर हम जाते जाएंगे तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। आप चाहो तो इसका भी ऑर्डर लिख लो। तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट लिखो अगला टर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट। तो ये मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा होगी MgCl2, फिर CaCl2 में कम हो जाएगी, SrCl2 में और कम हो जाएगी, और BaCl2 में बहुत ही ज़्यादा कम हो जानी है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन मतलब ये कैसे वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बेसिकली पोलराइजेशन पावर से डिसाइड किया जाएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा तो विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन पावर। जिस कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी वो मोर वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो हाइड्रेट एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑक्टा हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, MgCl2 8H2O, CaCl2 6H2O, SrCl2.6H2O एंड BaCl2.2H2O। तो बेरियम तक जाते जाते देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होता जा रहा है। The dehydration of hydrated chloride, bromide and iodide can be achieved by heating. However, the corresponding hydrate halides of beryllium magnesium on heating suffers hydrolysis। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रेट है उनको हीट करने से नॉर्मली एनहाइड्रस सॉल्ट ना मिलके सीधी सीधी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर जाती है। द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेसर सॉल्युबल देन फ्लोराइड्स गोइंग टू द हाई लेटिस एनर्जी। तो अगर हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ को मार्क करना है। तो जो फ्लोराइड्स हैं वो लेसर सॉल्युबल होंगे देन फ्लोराइड्स गोइंग टू द लेटेस्ट एनर्जी। फ्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी कम होगी, फ्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा है तो उसके लिए लेटेस्ट एनर्जी हायर बनेगी हमेशा। तो हायर लेटेस्ट एनर्जी वजह से फ्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी करस्पॉन्डिंग क्लोराइड से कम होती है। उसके बाद सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखो कार्बोनेट्स डील कर रहे हैं। तो कार्बोनेट्स के केस में कार्बोनेट्स ऑफ अल्काइल अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर and can be precipitated by addition of sodium or the ammonium carbonate solution. Solution of the soluble salt of these metals, the solubility of carbonates in the water decreases with the atomic number। तो अगर solubility की बात करेंगे तो decreases with the atomic number of the metal and increases। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे वैसे वैसे solubility कम हो जाएगी, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट की solubility ज़्यादा रहेगी और बेरियम कार्बोनेट की solubility कम होगी। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की solubility देखो बढ़ रही थी, कार्बोनेट्स की solubility कम हो जा रही है। All the carbonates decomposes on heating gives the carbon dioxide and the oxide। Beryllium carbonate is unstable and kept only at the atmosphere of the CO2 and thermal stability increases on the increase in the cationic sizes। तो अगर कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी
और अगर सॉलिबिलिटी इन वाटर देखेंगे तो वो डिक्रीज करेगी। ये तो ऑर्डर और हो गया आपके पास कार्बोनेट्स के लिए, ये भी जरा ठीक से नोट कर लीजिए एक बारी। तो अब देखो यहाँ पे हमने ऑर्डर फिट किया, तो सॉलिबिलिटी इन वाटर अगर चेक करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए कार्बोनेट्स में, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा सॉलेबल, बेरियम कार्बोनेट कम सॉलेबल। और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी कम और बेरियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सॉलिबिलिटी कम हो रही है कार्बोनेट्स के केस में। लॉजिक लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन कर देंगे। देन कम्स टू द सल्फेट्स। सल्फेट्स के केस में देखेंगे तो द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर white solids and stable to heat. Beryllium sulfate and magnesium sulfates are readily soluble in water. The solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. ये भी सेम लॉजिक हो रहा है कार्बोनेट की तरह से, डाउन द ग्रुप जा रहा है तो सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होते हुए जा रही है। The greater hydration enthalpy of beryllium 2 plus and magnesium 2 plus overcomes the lattice energy factor and therefore their sulfates are soluble in water. तो solubility का ऑर्डर जो कार्बोनेट्स के लिए लिखा था वही सल्फेट्स को लग जाएगा। Then comes nitrates. So the nitrates are made up of dissolution of carbonate in the dilute nitric acid. Magnesium nitrate crystallizes with the 6 molecules of water, whereas the beryllium nitrate crystallizes with the anhydrous salt. This again shows a decreased tendency to form hydrate. तो देखो वही चीज हो गई जो मैंने क्लोराइड के केस में डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट था, वही नाइट्रेट्स के केस में होगा। मैग्नीशियम का नाइट्रेट जो है उसके हाइड्रेशन फॉर्म बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेरियम। विद द इंक्रीज इन द साइज एंड डिक्रीज ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ऑल ऑफ दैट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। तो मैंने आपको नाइट्रेट्स की हीटिंग एल्कली मेटल्स के टाइम पे सिखाई थी। एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स की हीट करने से मेटल ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। मेटल ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है, ठीक है। तो सल्फेट्स के लिए सॉलिबिलिटी इन वाटर चेक करेंगे तो डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी कम होगी। और अगर हाइड्रेट फॉर्मेशन टेंडेंसी चेक करेंगे नाइट्रेट्स के केस में, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट के केस में हाइड्रेट फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। वो सेम पोलराइजेशन पावर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो दो स्टैंडर्ड सवाल है एनसीईआरटी में, इनको जरा ठीक से समझना है, इन पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। प्रॉब्लम नंबर 10.4, 10.5 सॉलिबिलिटी को लेके नोटिस में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी ये दोनों सवाल हाईलाइट करवाए थे, फिर से देख लो। Why does the solubility of alkyl earth metal hydroxides in water decreases down the group? तो हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी देखो इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। उसका लॉजिक समझाया था, क्योंकि हाइड्रोक्साइड छोटा एनायन है तो उसका कंपैरेबल साइज मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, बेरियम से कम होगा, तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी की वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो आंसर देखो, अमंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड एनायन बीइंग कॉमन, the cationic radius influences the lattice energy. Since the lattice energy decreases much more than the hydration enthalpy, with the increase in the ionic sizes, the solubility increases as we go down the group. और अगर इसका उल्टा देखेंगे हम लोग, यही चीज़ कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स के केस में देखेंगे, तो मैंने ऑल्दो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो ये डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है। तो इसका लॉजिक उल्टा हो जाता है, क्योंकि कार्बोनेट्स और सल्फेट बड़े एनाइन हैं तो उनका कंपेरेबल साइज बेरियम और स्ट्रॉन्शियम के साथ ज़्यादा हो जाएगा, तो डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो साइज ऑफ anion being much larger compared to cation, the lattice enthalpies will remain constant within the particular group. तो देखो लैटिस एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। Since the hydration enthalpies decreases down the group, तो solubility decreases, so found the alkaline earth metal carbonates solubility। तो यहाँ पे कार्बोनेट्स और सल्फेट्स बड़े एनायन हैं तो उनकी वजह से लैटिस एनर्जी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट डाउन द ग्रुप जाने से क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज ही करती हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है कैटायन का, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती हुई जा रही है डाउन द ग्रुप, तो सॉलिबिलिटी अपने आप कम होती चली जाएगी। तो कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी को हाइड्रेशन एंथैल्पी से एक्सप्लेन करेंगे, और हाइड्रोक्साइड्स एंड क्लोराइड्स जो छोटे एनायन हैं उनकी सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे लैटिस एनर्जी से, ठीक है। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एनालॉगस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो आपको बताया था बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप होती है एल्यूमिनियम के साथ, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो अल्काइल अर्थ मेटल से मैच नहीं करेंगी, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एल्यूमिनियम से मैच करेंगी, तो वही डील करेंगे अभी हम लोग। तो पहला पॉइंट लिखना है, इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्यूमिनियम। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप था, वैसे ही हमारा बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉलर एटॉमिक साइज। अब एनालॉगस बिहेवियर क्यों है उसका लॉजिक समझना है। तो उसका साइज एक्सेप्शनली छोटा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी काम करती है, स्मॉलर साइज है और लार्जली कोवलेंट है, इसलिए इजीली हाइड्रोलाइज कर जाता है, तो उसके बिहेवियर अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच नहीं करता। इसके पास हायर कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिबिट करने की पावर भी नहीं है,
तो इट डज नॉट शो एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। तो जो हाइड्रेशन टेंडेंसी मैग्नीशियम में अप टू 8 चली जा रही है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में 6 तक जा रही है, बेरियम में भी 2 आ रही है, वो बेरिलियम के केस में बस मैक्सिमम 4 तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो उसके पास केवल 4 ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, एक एस और 3 पी। इसलिए इसकी हाइड्रेशन कैपेसिटी या कोऑर्डिनेशन नंबर जो टेंडेंसी है वो 4 के ऊपर नहीं जाती है, जो कि बाकी मेंबर्स के केस में आसानी से 6 पहुंच जाती है यूजिंग द डी ऑर्बिटल्स। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम अनलाइक द अदर हाइड्रोक्साइड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो उसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों का नेचर जो है वो एम्फोटेरिक है। ये भी प्रॉपर्टी अल्कालाइन अर्थ मेटल से मैच नहीं कर रही है। अब इसकी अगर डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम की बात करें, तो आयनिक रेडिएशन ऑफ बेरिलियम 2+ जो है वो 31 पिकोमीटर है। तो चार्ज टू रेडियस रेशियो इज नियरली सेम एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम। Hence the beryllium resembles with the aluminum in some ways। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल रिलेशनशिप का जो प्राइमरी रीजन होता है वो होता है चार्ज टू रेडियस रेशियो क्लोजेस्ट पहुंच जाता है, तो वहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप काम करने लगती है। तो एल्यूमिनियम की तरह बेरिलियम जो है वो रेडिली नहीं अटैक होता है एसिड से, क्योंकि इस पर ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन हो जाती है जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन द एक्सेस ऑफ एल्कली एम्फोटेरिक कैरेक्टर, जिससे बेरिलेट आयन बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एल्यूमिनियम के केस में होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एल्यूमिनेट आयन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव द ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर्स, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बोथ द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दे आर यूज्ड एज अ फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट में हम लोग BeCl2 और AlCl3 दोनों यूज करते हैं, जो ध्यान रखने वाली बात है। नॉर्मली AlCl3 सबको याद रहता है, बट ये BeCl2 याद रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक के टाइम पर हम लोग कॉमनली AlCl3 लिखते हैं, तो जनरली BeCl2 मिस हो जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव बोथ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, BeF42- AlF63- एंड सिमिलर ऑफ कंपाउंड। ये इनकी टेंडेंसीज होगी, राइट। तो इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया पहले। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन कौन सी डायगोनल रिलेशनशिप्स हैं ये मैंने आपको समझा दी। फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट याद रखना है, BeCl2 और AlCl3 को फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। ओके।